We are beginning now with the next panel. First, we have Om Shri Krishna Ranjan Patra with his book, The Bharat Model Navigating 21st Century. Om, the dais is yours. हेलो, जय जगन्नाथ, सबको प्रणाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे अपनी किताब द भारत मॉडल के ऊपर वो विकसित भारत के प्रारूपों पर चर्चा करने का और मेरे विचार साझा करने का अवसर मिला, इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिटरेचर फेस्टिवल की टीम के मेरे किताब द भारत मॉडल पर मैंने विकसित भारत के जितने भी प्रारूप है, जितने भी सेक्टर्स है, उसमें मैंने जिक्र किया है। विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ अकेले किसी एक राजनीतिक दल, किसी इंडिविजुअल या फिर किसी व्यक्ति का पर्सनल नहीं हो सकता। विकसित भारत का लक्ष्य हम सब 140 करोड़ भारतीयों का साझा संकल्प है। भारत की आत्मा उसकी सभ्यता, संस्कृति और उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। आज भारत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हरित ऊर्जा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से नई इबारत लिख रही है। विकसित भारत का अर्थ सिर्फ ऊंची इमारत बनाना, भारत मंडपम हो, नई पार्लियामेंट हो, स्टेट्स में विधानसभाएं हो, ये सब बनाने से और भी ऊपर है। मेरी पुस्तक द भारत मॉडल का केंद्रीय तर्क यही है कि भारत का एक यूनिक मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल, जो कि किसी वेस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसी वेस्टर्न देश का कॉपी पेस्ट नहीं है। भारत का खुद का एक डेवलपमेंटल मॉडल है जो कि पूरे विश्व में पहुंचनी चाहिए। भारत को कोई और देश के माध्यम से हम विकसित नहीं बना सकते, भारत को हम ही लोग विकसित बना सकते, भारत को विकसित बना सकते खुद भारत। भारत का लोकतांत्रिक सोच और उसकी समावेशी जो माहौल है, और खास करके इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो इसमें हमारी भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो सकता है। मैं भारत के उस वर्ग से आता हूं जहां पर शिक्षा को सिर्फ कैरियर से या रोजगार से जोड़ा नहीं जाता, शिक्षा को चरित्र निर्माण से भी जोड़ा जाता है। मैं 2022 में जब दिल्ली आया था तो मेरे मन में कई सवाल थे। इतने प्राचीन देश होने के बावजूद भारत क्यों आधुनिक चुनौतियों से जूझ रहा है? क्या भारत का विकास सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के आंकड़े पर है? हम आज पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर इसके बावजूद हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। पहले के 30-40 अगर हम जो पूंजीपतियों है या फिर जो भी बिलियनियर है उन सबको हटा देंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम और भी कम हो सकती है। इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ये सब सोचने के बाद ही मैंने 2023 के पहले भाग में ही मैंने किताब लिखना शुरू किया था। मैंने किताब में डिजिटल इंडिया, एनहांसिंग लिवलीहुड, शेपिंग इंडियाज डेस्टिनी में एजुकेशन के बारे में, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब भारत का हर वो चर्चित सेक्टर है जो विकसित भारत को एक आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर साथ दे रहे, और उसमें सरकार की क्या क्या योजनाएं पूरे ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट तक पहुंच रही है, उसके बारे में भी और उनके लाभार्थियों के बारे में भी मैंने जिक्र किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले हम जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है, हम पहले बैच है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट विदाउट डिस्कसिंग और विदाउट प्रॉपर प्लानिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट मे बी बिकम ए डिजास्टर फॉर द स्टूडेंट्स। इससे अतिरिक्त मैं पिछले साल की बात करूंगा, जब मैं इस चैप्टर में एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा था, तब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव हुए थे। जैसे कि 10,000 से ज़्यादा मेडिकल सीट्स बढ़े, 6,500 से ज़्यादा आईआईटी की सीट्स बढ़ी, 10,000 प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, और चूंकि अभी एआई का ज़माना है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के सहयोग से एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाई थी। एक और योजना है, तो मैंने तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में मेरे किताब में जिक्र किया है, पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना के तहत, क्योंकि हम जो सब जानते हैं बैंक में सबको लोन की जरूरत होती है, लोन में
गारंटर की कोई जरूरत होती है, बिना गारंटर के बैंक वाले लोन नहीं देते। लेकिन पीएम मुद्रा योजना भारत की एक ऐसी पहली योजना है जो कि बिना गारंटी के एंटरप्रेन्योर्स को, अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से, बैंकों की ओर से मदद मिलती है, आर्थिक मदद, इसमें सब्सिडी भी मिलती है। ये जब लॉन्च हो रहा था ये प्रोग्राम, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको इस बारे में बोले थे कि जब बिना गारंटी के ये दे रहे बैंक वाले लोन, तो इसलिए दे रहे कि उसकी गारंटी खुद सरकार लेती है, क्योंकि सरकार को अपने लोगों के ऊपर भरोसा है, वो स्टार्टअप में जरूर अच्छा करेंगे और ये लोन चुका देंगे। यूपीआई, डीबीटी ये सब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। पहले जो बिचौलिया थे जो बीच में कमीशन खाते थे, अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सबके अकाउंट में पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है सीधा पहुंचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सोनमार्ग टनल बनाना हो, आईएनएस सूरत, आईएनएस बागसिर का नेवी में शामिल हो, 100 गीगावाट माइलस्टोन बनाना हो, चेनाब ब्रिज और पंबन ब्रिज के बारे में हम सब जानते हैं, कोलम बाईपास का प्रोजेक्ट, नवी मुंबई का एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, ये सब अभी रिसेंटली एक प्रोफेशन मॉडल के साथ बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शिक्षा अधिकार योजना के तहत, पीएमजीडीएसए के तहत, ये भारत की एक ऐसी योजना है जिसमें लाखों लोगों को डिजिटली लिटरेट किया गया था। बल्कि ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डिजिटल लिटरेट वाला प्रोग्राम हुआ था, जिसके बाद बहुत लोगों को कैसे मोबाइल यूज करना हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ाव कैसे ज्यादा रहे, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, ये निस्संदेह है, लेकिन भारत की इकोनॉमी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि भारत एक ऐसी ही कहावत वाली हाथी है जो अभी दौड़ना शुरू किया है। इसके बारे में हम डिबेट जरूर कर सकते हैं, या तो दौड़ रहा है या तो चल रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य है, वो अब स्थिर नहीं खड़ा है, जरूर चल रहा है। 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य है, अगर उस रोड में आप जिस कदम कदम पर हम चले हैं, जिसमें विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो सकता है, उसको अगर हम मंथन करेंगे तो हमको ये जानकारी जरूर मिलेगी और उस मंथन में अमृत जरूर निकलेगा। और उस अमृत, हमारी इस अमृत काल के अवसर में सारी युवा पीढ़ियों को बहुत ऊर्जा देगा और भारत को गति भी देगा। गीग इकोनॉमी से जुड़े लोगों को लिए 2 करोड़ तक का लोन इंक्लूसिव किया गया। वोमेन लेड एम्पावरमेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से पारित किया गया। और वोमेन्स एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है, जब कोविड के समय में जब पीपी किट, सब जानते हैं पीपी किट डॉक्टर्स लोग पहनते थे वैक्सीनेशन के वक्त, उसका जो प्रोडक्शन के लिए लेबर फोर्स की जरूरत होती है, उस लेबर फोर्स में 80% महिलाएं थी। वर्ल्ड में भारत फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तीसरे पायदान पर है, जीडीपी में चौथे, मिलिट्री में चौथे पायदान पर है, स्पेस एजेंसी इसरो टॉप 5 में आता है और यूनिकॉर्न में 3rd। वही दूसरी तरफ हम देखें तो हम पासपोर्ट रैंकिंग में 85, ग्लोबल हंगर में 105 और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हम 162 रैंक आउट ऑफ 180। हम समझ सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर पत्रकारिता का बायसनेस इस तरीके से रहेगा तो क्या कोई देश कभी विकसित बन सकता है? हमको आज भी बहुत जगह पर सुधार करने की जरूरत है। ऐसे हमारे साथ या हमारे बाद बहुत सारे देशों ने स्वतंत्रता मिली, बहुत सारे देशों को, उनकी जो कंडीशन है हमसे बेहतर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे हमको सीख लेनी चाहिए, बट यस वो लोग बहुत अच्छा किए, हमसे बेहतर किए, वी शुड अप्रिशिएट इट। तो आखिर क्या कारण है कि 75 साल के बाद भी हम आज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, पॉवर्टी एलिवेशन तक आज भी वही बात कर रहे हैं? हम इससे ऊपर कब तक जाएंगे? रिसेंट यूजीसी एक्ट के बारे में पूरे देश भर में चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर इसके ऊपर रोक लगाई थी। जब तक यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी, रूल्स एंड रेगुलेशन, फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स और रेगुलेटरी कंट्रोल पर गवर्नमेंट या फिर किसी दूसरे संस्थान का कंट्रोल रहेगा, तो यूनिवर्सिटी या फिर स्टूडेंट्स के एजुकेशन के ऊपर ये सीधा असर करेगा। तो
ऑक्सफोर्ड हो, MIT हो, कैम्ब्रिज हो गए, ये सब यूनिवर्सिटी इसीलिए महान नहीं है, इसीलिए ग्रेट नहीं है, इसीलिए QS रैंकिंग में टॉप में नहीं आते कि उनके पास बहुत सारे फंड्स है, क्योंकि इसीलिए कि इनके ऊपर किसी तीसरे का कंट्रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनोमस पावर है सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने की, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इन सब चीजों की। गांधी जी का अंतिम सूत्र यही था कि अगर विकास के लिए जो भी योजना सरकारें बनाई है वो अगर आखिरी व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो हम मानेंगे कि वो योजना का सफल इंप्लीमेंटेशन हुआ है, और यही विकसित भारत का पहला रूप है। और मैं ये बहुत सारे लोगों से भी सुना हूं 2047 के लिए नारा लगा रहे हैं, और क्या पता हम उस समय होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता 2047 में विकसित भारत बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम जरा उस पिछले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर वो लोग भी ऐसे ही सोचेंगे, सोचे होंगे कि हमको स्वतंत्रता मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम खुद बचेंगे कि नहीं बचेंगे स्वतंत्र भारत देखने के लिए, तो क्या हमको आज आजादी मिल सकती थी? 2047 में हम में से ही कोई देश के निर्णायक पद पर होगा, ये तो निसंदेह है। ऋग्वेद से उपनिषद, कौटिल्य से गांधी और टैगोर से आधुनिक भारतों के लेखकों तक सबने अपनी बात साहित्य के माध्यम से रखी है। मैं आशा करता हूँ इस साहित्य महोत्सव में मैं भी साहित्य के माध्यम से अपनी बात को रखने में सक्षम हूँ। मेरे बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं भी देश का बहुत बड़ा योगदान देना चाहता हूँ विकसित भारत में, इसलिए मैंने ये किताब द भारत मॉडल लिखा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ ये किताब 26 तारीख के बाद हर जगह पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप सब जरूर पढ़िए। मुझे इस अवसर में बोलने का मौका दिया गया, मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।